नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। लोकसभा चुनाव 2024 का प्रचार आज थम गया। 1 जून को अंतिम चरण में 27 सीटों के लिए वोट पड़ना है और इसके बाद 4 जून को मतगणना होगी और उसके बाद परिणाम आ जाएंगे। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसका निर्णय जरूर 4 जून को होना है। 4 जून को सामने आएगा। लेकिन यह कहने में मुझे तनिक भी गुरेज या परहेज नहीं है कि इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह की भाषा, जिस तरह की शैली का उपयोग किया है, उसमें कम से कम प्रधानमंत्री पद की गरिमा तो तार तार हो गई है। और यदि हम जीत और हार से इसको जोड़कर देखें या बात करें, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस चुनाव में अब तक का जो प्रचार रहा है, उसमें कम से कम प्रधानमंत्री पद तो हार गया है, पराजित हो गया है। प्रधानमंत्री पहले जो देश के थे, नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक अनेक प्रधानमंत्री हुए, बहुत सारे चुनाव हुए, लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने दल की जीत के लिए ऐसी भाषा, ऐसी शैली का उपयोग शायद कभी नहीं किया। हमें याद नहीं आता। हमने तो उन्हें पढ़ा भी है और कुछ को देखा भी है। और प्रधानमंत्री जिस भाषा, जिस शैली का उपयोग करते रहे, और अब जो चुनाव की जो समापन बेला थी, समापन बेला में तो वो कुछ ऐसा कह गए हैं। और किसके लिए? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को लेकर जो कहा है उन्होंने, ऐसा लगता है कि बापू के आदर्श, विचार और उन्हें पसंद करने वाले, चाहे देश हो या दुनिया हो, मुझे नहीं लगता कि किसी भी फॉलोअर्स को ये रास आया होगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि सभी का दिल छलनी छलनी हो गया है। बापू की देह का अंत तो नाथूराम गॉडसे की गोली से हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो बोली है, हम कहते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है। शायद आज बापू की आत्मा निश्चित तौर पर द्रवित होगी, दुखी होगी। तो चलिए आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, गोंडसे की गोली और मोदी की बोली पर। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। खास पैनल में हमारे साथ बहुत सीनियर जर्नलिस्ट श्री राजेश बादल साहब हैं, सुनील शुक्ला जी हैं और राकेश पाठक जी। विशेष आग्रह पर हमने कहा था कि आप जरूर जुड़िए। वो गांधी को लेकर निरंतर, उनके विचारों को लेकर, चाहे कोर्ट हो, कचहरी हो, पुलिस हो, सबसे दो दो हाथ करते रहे, लोहा लेते रहे। और साथ साथ हमारे गुजरात के जो संपादक हैं मयूर जानी जी। गुजरात तो सभी जानते हैं कि गांधी जी की जन्मस्थली है और वहां सब कुछ, वहां से लेकर दुनिया में सब कुछ है। तो इसी पर हम शुरुआत करेंगे चर्चा, और मैं आरंभ करूंगा राजेश बादल साहब से। सर, ये जो है कि यदि वो 1982 में रिचर्ड एटनबरो की वो जो फिल्म है गांधी नहीं आई होती, तो शायद दुनिया गांधी जी को नहीं जान पाती। क्या होगी आपकी पहली प्रतिक्रिया? राजेश जी, आपने बहुत काम किया। और मैं पहले और बोल दूं राजेश जी को बोलना शुरू करने के पहले कि सुधी जो पैनल है सबको जानते हैं। राजेश सर भी करीब 4.5 दशक से ज्यादा का समय उनका है, सुनील सर का है, खुद राकेश पाठक साहब का, मयूर भाई हमारे हैं ही। हमारा जो दर्शक है 4 पीएम का, सब आप लोगों को जानता है, आपको निरंतर सुनता है। तो राजेश सर, आपसे शुरुआत। धन्यवाद संजीव। देखिए, जब मैंने ये उनकी टिप्पणी सुनी और ये उनकी जो बात है वो मेरे जब कानों में पड़ी कि इस दुनिया ने महात्मा गांधी को रिचर्ड एटनबरो की फिल्म के बाद से जाना, तो मुझे मतलब अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ कि भारत का निर्वाचित प्रधानमंत्री ऐसी बात बोल सकता है, और वो भी जो गुजरात से हो। गुजरात प्रदेश एक ऐसा हम सब लोगों के लिए सारे संसार के सामने सर उठाकर गर्व से सीना चौड़ा करने का अवसर देता है। इतने महापुरुष हर क्षेत्र में गुजरात में हुए हैं, और वो बेचारे कभी इस बात की अपेक्षा नहीं करते थे। हमारे पूर्वज थे, लेकिन वो शायद कभी ये अपेक्षा नहीं करते रहे होंगे कि हमारे जाने के बाद पीढ़ियां, नई नस्लें, नए लोग, नया जमाना उनको किस तरह से याद करेगा। ना ही उन्हें कोई
लालच था या ना ही उन्हें कोई मोह था। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अपना सिर जो है मतलब दीवार पर दे मारूं, मुझे ऐसी इच्छा हुई जब मैंने ये कमेंट सुना कि रिचर्ड एटनबरो ने ही दुनिया को दिखाया कि गांधी क्या था। अफसोस की बात यह है कि अगर रिचर्ड एटनबरो को ही वो पढ़ लेते, उनकी जो उन्होंने गांधी फिल्म के बारे में कहा है, तो उन्हें पता लग जाता कि रिचर्ड एटनबरो ने गांधी के बारे में क्या ख्याल, इस फिल्म को बनाने के पहले उन्होंने क्या ख्याल व्यक्त किए थे और गांधी उनके जेहन में एक परदेसी होने के नाते किस तरह से प्रतिष्ठित थे। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। सभी लोग विद्वान हैं और सभी लोग जानते हैं कि गांधी अपने आप को पूर्णकालिक पत्रकार कहते थे और जब वो हिंदुस्तान आए 1915 में, तब वो सारी दुनिया में अपने ज्ञान और लेखन का डंका उनका बजने लगा था। आपको याद होगा कि अब पता नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी को याद है कि नहीं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में जब पहला मुकदमा वो लड़ रहे थे, तो वो गुजरात की शान गुजराती पगड़ी उस वक्त अपनी अदालत में धारण किए हुए थे और जब अंग्रेजों ने उनको अपमानित किया उस गुजराती पगड़ी को लेके, और गुजराती पगड़ी के बहाने मैं कह सकता हूं कि भारत के और खासतौर पर गुजरात के सम्मान, स्वाभिमान और आन बान शान को जब उन्होंने ललकारा, तब महात्मा गांधी का स्वाभिमान इतना उनको ठेस लगी कि उन्होंने विरोध में दक्षिण अफ्रीका के, ब्रिटेन के, देखिए उस समय ब्रिटेन की हुकूमत हमारे यहां थी, लेकिन ब्रिटेन के अखबारों ने महात्मा गांधी के उस लेख को छापा और एक नहीं लगातार लेखों को छापा कि किस तरह से गुजराती सम्मान की रक्षा के लिए महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को की खिल्ली उड़ाई, उनकी आलोचना की और पूरे दुनिया में उस समय उनकी धूम मच गई थी। पहला मैं केवल वही प्रतीक दूंगा, बाकी महात्मा गांधी क्या थे हमें बताने, सूरज के सामने सूरज का की गर्मी या चांद की शीतलता का बयान करने वाले हम कौन होते हैं? बिल्कुल। तो हम कुछ नहीं होते हैं, लेकिन जो गुजराती सम्मान के लिए सारी दुनिया में उन्होंने संघर्ष किया, उसके लिए सारी दुनिया ने उनको सलाम किया। आपको मैं दूसरा उदाहरण बताता हूं कि लंदन दक्षिण अफ्रीका से 1903 में वो इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन गुजराती में करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी को शायद ये भी याद नहीं होगा, ना गुजराती सम्मान की पगड़ी उनको याद होगी, ना उन्हें इंडियन ओपिनियन की याद होगी कि दक्षिण अफ्रीका में बड़ी संख्या में गुजराती लोग थे, अमेरिका में बहुत बड़ी संख्या में लोग गुजराती लोग थे, तमाम देशों में गुजराती कारोबारी फैले हुए थे और जब उन्होंने गुजराती में इंडियन ओपिनियन शुरू किया तो देखते ही देखते सारी दुनिया में महात्मा गांधी का नाम केवल गुजरातियों के बीच में नहीं, लेकिन उनके समूचे मतलब जो भी भारतीय था वो महात्मा गांधी का नाम सम्मान से लेता था। तो दूसरा एक ये किस्सा है। तीसरा मैं उदाहरण आपको देता हूं कि जब वो 1915 में भारत आते हैं तो 1919 में नवजीवन शुरू करते हैं और वो भी गुजराती में। जी। मैं ये बात कह रहा हूं ना कि इसलिए कि जब वो अपने को गुजराती होने का बोध कराते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, तब वो गुजराती होने का बड़ा अपने आप को बड़ा संवेदनशील एहसास कराते हैं। लेकिन महात्मा गांधी ने तो गुजरातियों को सारी दुनिया में ऐसे अवसर दिए कि गुजरात के लोग सिर उठा के सीना तान के चल सकते थे। नवजीवन उन्होंने यंग गुजराती में निकाला और उसके बाद यंग इंडिया निकाला। और देखिए जब वो खामोशी के साथ ऐसी ही किसी मानसिकता सिरफरे का शिकार हो गया गोली के, तो जब वो चला गया तो 150 देशों में अपने झंडे झुका दिए शोक में। तो जो आदमी अगर रिचर्ड एटनबरो की फिल्म 1982 के द्वारा सारी दुनिया में प्रतिष्ठित हुआ, 30 जनवरी 1948 को जब वो एक हत्यारे की गोली का निशाना बनता है और सारी दुनिया उसको सलाम करती है, तो इसका अर्थ यह है कि भाई साहब आपको कोई जानकारी नहीं है इतिहास की,
आपको कोई जानकारी नहीं है अपने पूर्वजों की, आपको कोई जानकारी नहीं है अपने सम्मान और अपने प्रदेश के स्वाभिमान की। क्या कह सकते हैं आप? तो घर का जोगी जोगिया आन गांव का सिद्ध, लेकिन महात्मा गांधी की स्थिति तो वो भी नहीं थी। महात्मा गांधी तो आज भी, जैसे जब वो गया तो संसार में अकेला था, चली गई थी और अकेला गया, और हम सब लोगों के, करोड़ों लोगों के परिवार को अपना बना के यहाँ छोड़ गया है, जो हम सब नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में तो मैं केवल यही कह सकता हूं संजीव कि हे ईश्वर, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कह रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल राजेश भाई, आपने एकदम ठीक कहा। हम देखते हैं चाहे मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो, नेल्सन मंडेला हो, या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन, लंबी फहरिस्त है जिन्होंने गांधी जी के आदर्श, गांधी जी के जो दे गए थे, देश को दिया, और जब वो जीवित रहते हुए जो चीजें आदर्श मानते थे, उनकी तमाम हर बात पर प्रशंसा हुई। चाहे वो मार्टिन लूथर किंग ने तो वो कहा भी था, ईसा मसीह ने हमें रास्ता दिखाया, और भारत में गांधी ने दिखाया कि हम अहिंसा को कैसे अंगीकार कर सकते हैं। यही बात रोमन रोला ने कही थी, जो फ्रांसीसी नाटककार उपन्यासकार थे। उन्होंने भी यही कहा था कि यदि ईसा मसीह शांति के राजकुमार थे, तो गांधी भी इस महान उपाधि के कम योग्य नहीं है। खैर, ये तो वो आपने कहा कि कौन समझेगा, जिसने पढ़ा हो, जिसने जाना हो इतिहास। मैं आगे जाने के पहले मैं मयूर भाई के पास जाना चाहूंगा। मयूर भाई के पास इसलिए कि गुजरात में एक छोटी सी टिप्पणी, छोटी सी, बहुत छोटी सी, फिर मैं भले दोबारा आऊं या ना आऊं, लेकिन एक गुजरात में इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है, क्या इस एक मामले छोटा सा में आपका आ जाए। राकेश जी से पहले बोलना जुर्म है, गुनाह है, वो नहीं बोल सकता मैं। मैं हूं, यहीं पे हूं, आप वो पहले बताएं, फिर उसके बाद आप मुझे जो भी पूछे। नहीं नहीं, ठीक हाँ, है। तो मैं सोच मैं रहा था उनसे कि पहले बोल दूं, क्योंकि ये आप ठीक वहां नहीं। वहां आप वहां मौके पर हैं, आप वहां बैठे हैं, हाँ, तो मैं वहां हूँ, उस मैं गली यही हूँ में मैं, पर उनकी पहले भी उनकी राकेश जी मैं जन्मस्थली विनती करूंगा, उनकी पहले उनसे जन्मस्थली आप में बात क्या करें। स्थिति है, वहां कैसी प्रतिक्रिया है, मैं वो जानना चाह रहा था। खैर, राकेश भाई, आपने तो लगातार जो कह रहे हैं, मयूर भाई कह रहे हैं कि सतत आप उस विचार, उन आंदोलन एक खड़ा करे रखे, लड़ते रहे। आपने वो कोर्ट और कचहरी का भी दौर चल रहा है, साथ साथ आप पुलिस का भी दौर आपने देखा। तो ये है क्या, ये क्या हो क्या गया है? मतलब हम लोग निरंतर इस पूरे चुनाव में चर्चा की है प्रधानमंत्री जी के जो वक्तव्य है, उनकी जो शैली है, उनकी भाषा है, और वो अपने जो आदर्श जिन्हें उनने पहले जो चीजें निकली है कि उन्होंने पहले क्या कुछ कहा है इन्हीं गांधी जी के बारे में, आज हो क्या गया है? क्या आप कहिएगा राकेश सर? संजीव भाई, बहुत शुक्रिया। और मयूर जानी साहब, शर्मिंदा मत कीजिए, मैं तो बहुत साधारण सा विद्यार्थी हूं, और आप तो गांधी की धरती से हैं, गुजरात से। लेकिन मैं पहली बार जीवन में अपने बड़े भाई और अग्रज राजेश बादल जी से विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा असहमत होते हुए, कि हे परमपिता, इन्हें क्षमा मत करना, वे जानते हैं वे क्या कह रहे हैं। आपने कहा कि क्षमा कर दीजिए, वे नहीं जानते वे क्या कह रहे हैं। आदरणीय सर, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, बादल सर, मोदी जी अच्छी तरह जानते हैं वे क्या कह रहे हैं। वे दरअसल में लगातार महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता, पूरी दुनिया में अहिंसा के दूत, उनके कद को छांटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों के लिए, और आप सब मित्रों को तो मालूम ही है, सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूं कि अगर उन्होंने पहली बार कहा होता तो हम मान सकते थे कि बेध्यानी में, अनजाने में, गलती से कह गए, या उन्हें ऐसा लगा होगा कि फिल्म के बाद गांधी जी ज्यादा प्रसिद्ध हुए। लेकिन संजीव भाई, ठीक 2 साल पहले 17 मार्च 2022 को भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक में भी माननीय नरेंद्र मोदी ने यही बात कही थी, यही शब्द इस्तेमाल किए थे। और जिन 2 लोगों का हवाला वे दे रहे हैं बार बार, मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला का, इन दोनों के नाम तब भी लिए थे। मुझे आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल में उस दिन राजनाथ सिंह भी बैठे होंगे, बाकायदा प्रोफेसर रहे, जेएनयू की पढ़ी हुई निर्मला सीतारामन भी होंगी, एस जयशंकर होंगे, जिन्होंने आईएफएस की परीक्षा पास करके विदेश सेवा में रहे, विदेश सचिव रहे, पूरी जाने कहां का उनकी पोस्टिंग रही है, चीन में रहे और पता नहीं कहां का राजदूत रहे। तमाम सारे विद्वान हैं, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में सारे ही लोग नरेंद्र मोदी जी के स्तर के विद्वान नहीं हैं, कुछ उनसे बेहतर भी है। उन लोगों ने क्यों नहीं ऐतराज किया?
मेरा दुर्भाग्य है, मैंने 17 मार्च 2022 को भी वीडियो बनाया था, मेरे चैनल पर है, और एक और बहुत बड़ा चैनल था, उस पर शो लगा था। काश मोदी जी ने मेरा ही वीडियो देख लिया होता है, तो वो रिपीट नहीं करते इस बात को। देखिए, एक अपराध गलती मानी जा सकती है, पर वही गलती आप दूसरी बार कहें तो उसे अपराध माना जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने जानबूझकर गांधी जी की चारित्रिक हत्या करने की कोशिश की है, उनके कद को छांटने की कोशिश की है, बौना करने की कोशिश की है। यद्यपि वे क्या, ऐसे 1000 नरेंद्र मोदी आ जाएं, हमारे बापू का बाल बांका नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन वे जिन दो लोगों का हवाला दे रहे हैं, मैं बहुत संक्षेप में, संजीव भाई मुझे समय दीजिएगा। प्लीज, नंबर 1, मैं मार्टिन अनुमति लूथर। अनुमति अनुमति दे तो मैं, हमारे साथ शीतल पी सिंह साहब जुड़ गए हैं, उनका भी मैं स्वागत करूंगा। पंजाब से चुनाव कवर कर लौट रहे हैं, उनका निर्देश था कि मैं जरूर मतलब जुड़ जाऊंगा, और जैसे मुझे होगा जुड़ गए तो उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। प्लीज आप कंटिन्यू करिए, फिर मैं जाऊंगा। स्वागत है शीतल जी का। देखिए, मार्टिन लूथर किंग का हवाला दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। मार्च 2022 में भी कहा था और अभी फिर कहा है उन्होंने जी। मार्टिन लूथर किंग 1929 में पैदा हुए, और जब वे अपने प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे अमेरिका में, उनको निबंध लिखने को दिया गया था, होमवर्क। उन्होंने अपने जीवन का पहला निबंध मोहनदास करमचंद गांधी के ऊपर लिखा था, महात्मा गांधी के ऊपर। आप कल्पना कर सकते हैं, आज से 70-80 साल पहले एक छोटा सा बालक स्कूल में पढ़ता है अमेरिका में, वो निबंध लिख रहा है गांधी पर, और उसमें लिख रहा है ईसा मसीह ने अहिंसा का संदेश दिया, लेकिन उसे साबित किया गांधी जी ने। मार्टिन लूथर किंग ने अपना पूरा जीवन गांधी के रास्ते पर आंदोलन चलाए, और जब वे भारत आए तो उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राजघाट गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आप जिसे भारत कहते हैं, मैं उसे गांधी और नेहरू के देश के रूप में जानता हूं। वे साबरमती गए, मणि भवन में उस कमरे में सोए एक रात जिसमें गांधी जी रहते थे। अपनी आत्मकथा में वे लिखते हैं, मैं अहिंसा धाम की तीर्थ यात्रा करके आया हूं। उस अध्याय का शीर्षक उन्होंने अहिंसा धाम की तीर्थ यात्रा लिखा है। दूसरा आदमी नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे, तो गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए अहिंसक आंदोलन चलाया। जब नोबेल पुरस्कार मिला तो उन्होंने उसका श्रेय महात्मा गांधी को दिया। आज आप कह रहे हैं 1982 में फिल्म आई इसलिए दुनिया ने गांधी को जाना। ये दो आदमी तो छोड़ दीजिए, ये तो आज के हैं। उसी युग में 1909 और 1910 में उस वक्त इस धरती के सबसे बड़े विद्वान लियो टॉलस्टॉय के साथ मोहनदास करमचंद गांधी का पत्राचार होता था, संजीव भाई। जी जी। गांधी जी अंग्रेजी में चिट्ठी लिखते थे, जाने कहां से होते हुए रूस पहुंचती थी। सुदूर रूस के किसी कोने में टॉलस्टॉय रहते थे। वो चिट्ठी अनुवाद करके रूसी में उनको दी जाती थी, फिर वे रूसी में उत्तर लिखते थे, उसका अंग्रेजी में अनुवाद होता था, और M.K. गांधी भारत में जहां हो वहां भारत में आकर वो चिट्ठी उन्हें मिलती थी। इनर टेम्पल जहां गांधी जी पढ़े, जहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की, वहां 2 मूर्तियां लगी हैं। जिस ब्रिटिश हुकूमत को भारत से जाने पर विवश किया मोहनदास करमचंद गांधी ने, उस ब्रिटिश हुकूमत के संसद भवन के सामने हमारा गांधी लाठी लेकर खड़ा है। 1930-31 में, आज से 90 साल पहले, जब गांधी जी गोलमेज सम्मेलनों के लिए जाते थे तो लोग उन्हें देखने के लिए तरसते थे, उस इंग्लैंड में जिसके खिलाफ वे लड़ रहे थे। शायद कुछ इशू आया, लाइट गई है, मुझे लगता है कुछ लाइट की समस्या हुई है। ऐसा लगता है लाइट चली गई, शायद लाइट गई है। मैं शीतल पी सिंह साहब, क्या सुनील सर आपकी अनुमति से जानना चाहूंगा कि उनका कहीं नेटवर्क ना चला जाए, क्षमा कीजिएगा मुझको, मैं आपसे अनुमति लेते हुए। शीतल सर, ये जो अब तो स्वर्गीय हो गए हैं, वो जो रिचर्ड सैमुअल एटनबरो, आपने सुना ही, अभी बता रहे थे, राकेश भाई कह रहे थे, बात हो रही थी, और ये जो पूरी की पूरी दृश्यावली है, हम ये कह रहे हैं कि 2024 शायद जो कुछ हुआ है, मैंने इसके पहले अपनी मैं भूमिका बांध रहा था, शुरुआत करता, तो मैंने कहा था शायद प्रधानमंत्री पद पराजित हो गया इस चुनाव में, जो भाषा जो शैली रही है। तो ये सब जो अब ये अंत इसका जो हुआ है, इसमें क्या ताबूत में अंतिम कील के तौर पे देखा जाए कि ये जो भाषा और शैली की जो निम्न स्तर तक जाने की जो पराकाष्ठा या जो एक हुआ है, स्थितियां पैदा हुई, क्या कहिएगा आप शीतल सर? मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है राकेश जी जिस तरह के वो व्यक्ति हैं और जैसा उन्होंने काम किया है, वो इसमें काफी प्रकाश डाल चुके होंगे। फिर से जुड़े आपकी लकीली जी। जी, जी, जी। एक वो मुझे लगता है सब वो कह चुके होंगे। सिर्फ इतना है कि उस समय के, पिछली सेंचुरी के
सबसे बड़े जिन लोगों को समाज समझता है, मानवीय समाज, टॉल्स्टॉय से लेके चार्ली चैपलिन तक, एक पूरी सीरीज है उन सब लोगों के लिए जिस आदमी का महत्व हम लोग तो खैर अब उसकी बात क्या करें, और सिवाय गर्वित होने के उस सूचना से। अब मैं प्रधानमंत्री जी को भी क्या कहूं, देखिए उनके नॉलेज सोर्स उनका व्हाट्सएप है या इस तरह के ही तंत्र है। मैं तो ये कहूंगा कि अभी ये लास्ट लो नहीं है। अभी तो उन्होंने ये नहीं कहा कि गांधी चरित्रहीन थे, उस पर तो ये सब पढ़ाया जाता है ना, उस पर तो नेहरू के या किसी के बारे में भी उसके चरित्र के बारे में गढ़ी हुई कहानियां और किसी का चरित्र हनन करना, ये प्राइमरी शिक्षा होती है। उन्होंने ये सारी शिक्षाएं ली हैं, हमारे प्रधानमंत्री इसी में शिक्षित दीक्षित हुए हैं। तो अभी उन्होंने, ये लास्ट लो नहीं है जो आप, जिसके लिए आप और हम परेशान हो रहे हैं। मैं इस चुनाव हमारे के सामने, संदर्भ, हाँ हमारे सामने भी वो पता नहीं क्या क्या प्रस्तुत करेंगे और कि हम खुद ही शर्म से डूब के मर जाएंगे, उनको तो शायद कोई फर्क पड़े। समस्या ये हो रही है, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका जो एक वर्ग उन्होंने इस देश में अपने जैसा गढ़ लिया है या पहले से था, उसको अपने साथ जोड़ लिया है नई तकनीक और साधनों के चलते, वो भी जो उन्हीं के साथ साथ व्हाट्सएप पर ही अपना प्राथमिक शिक्षा, सेकेंडरी शिक्षा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी कर रहा है, वो बहुत सारा हिस्सा जो रिटायर हो के घरों में बैठा हुआ है, टेलीविजन देख रहा है और व्हाट्सएप देख देख के वाह वाह कर रहा है, और आज भी उनको मत दे रहा, मत दिला रहा, उनके लिए झगड़ा कर रहा है। तो उसके लिए ये हमारी आपके परेशानी का सबब है कि हम लोगों ने गलती से वो सब भी पढ़ा जो मतलब व्हाट्सएप पर उपलब्ध नहीं है, और इसलिए हम परेशान हो रहे हैं। वरना आप देखिएगा अभी इससे नीचे बहुत सारी चीजें हमें वो कौतुक करके दिखाएंगे और हम आप इसी तरह से चकित और विस्मित होके उस पर कार्यक्रम कर रहे होंगे और खुद ही शर्मिंदा हो रहे होंगे, और क्या कहें उनको अब मतलब इस पूरे आख्यान को किस तरह से प्रस्तुत किया जाए, उन तथ्यों पे किसी भी एक तथ्य की अगर हम बात करें तो वो हमें बार बार ही शर्मिंदा करती है कि हमने अपने आसपास कैसा समाज रचा है, हम कैसे लोग हैं, और हम कितने नाशुक्रे लोग हैं कि हम मतलब अपने राष्ट्रपिता के लिए खुद ही अपने देश में, अपने देश के प्रधानमंत्री द्वारा किए गए इस तरह के अपमानजनक व्यवहार का अधिकतम प्रतिकार ये कर सकते हैं कि कार्यक्रम में कुछ बातें मैं कह दूं, कुछ रेफरेंस राकेश जी चूंकि उसके अध्येता हैं, ढेर सारे रेफरेंस से हमें वो बोझ से लाद दें हम और शर्मिंदा हो जाए। मतलब इसमें निजी शर्मिंदगी है। सच्ची बात यह है, जब आपने कार्यक्रम के बारे में बताया तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें क्या कहा जा सकता है, क्योंकि हम उनमें कोई परिवर्तन इस सब करके नहीं ला पाएंगे, और हम फिर शर्मिंदा होंगे जब वो कुछ इससे आगे का प्रस्तुत कर देंगे जो उन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। तो इससे अतिरिक्त क्या कहा जाए। नहीं बिल्कुल, वो जो पद की बात थी कि प्रधानमंत्री के मुख से, वो श्रीमुख उनका, और उनके दल के लोग, बड़े विद्वान लोग भी उनके दल में, ऐसा नहीं है, जेएनयू के लोग भी हैं, तमाम यही सब बातें हो रही थी। तो इसीलिए कि कम से कम देश और उसको जाने समझे कि ये क्या है, हम जिन्हें चुन रहे हैं, जो हमारे प्रमुख हैं, राष्ट्र को जो अभी इस समय वो लीड कर रहे हैं, तो उनके मुख से ऐसा जाना, तो हम सोचते हैं कि कार्यक्रम तो जरूरी था, कार्यक्रम तो सर शायद वे जो विद्वान लोग उनके चारों तरफ है, ये उनके लिए डूब मरने की बात है कि ऐसे किसी बात पर उनके एक ट्वीट तक उनसे नहीं आया। कम से कम अपना प्रतिवाद तो दर्ज कर देते। उनकी रीढ़ खत्म हो गई है, एक ऐसी नस्ल पैदा हो गई है, हम लोगों के साथ साथ बड़ी हुई है, राजनेता बनी है, मंत्री, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, अन्य चीजों में बदली है, कि इन लोगों में रीढ़ नहीं है। कम से कम इसमें उनका क्या जाता था, वो एक प्रतिवाद तो करते कि सर बाकी सब ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं आप। ऐसा होता रहा है, हमारे पुराने परिवेश में ऐसा रहा है, बहुत सी बातों पे मतभेद थे और अज्ञान होता है, कोई मनुष्य संपूर्ण नहीं होता, लेकिन हर आदमी दूसरे को परिमार्जित करता है। उसमें जैसे राकेश जी हम लोगों को इस बारे में ढेर सारी सूचनाएं देके संवर्धन कर रहे हैं हमारे ज्ञान का जी। तो ये एक परंपरा है ज्ञान की, इसमें मनुष्य हमेशा संवर्धित होता रहा है। लेकिन अभी आप सोचिए कि ये सब लोग अब जो भी इनकी आपने डिग्रियां गिनाई, जेएनयू से ली गई हो या कहीं और से,
लेकिन उनमें वो एक बेसिक डिग्री नहीं है जिसे रीढ़ कहते हैं, कि वो गलत को, और इतने बड़े गलत को कम से कम गलत कह तो सकें। वो एक समस्या हमारे समाज में इस समय पैदा हो गई है, और उसका कोई हल तो अभी नजर नहीं आ रहा भाई। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। संजीव मैं अपनी बात थोड़ी आप ही के पास आ रहा हूं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था, जो सर शीतल सर कह रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि जब हम अभी बात डिक्टेटरशिप की कर रहे हैं तो उनके दल में तो कोई आजादी शायद कतई नहीं है कि कोई ये बोल पाएगा। वो तो अटल अडवाणी का युग था, खत्म हो गया। बड़े बड़े लोग ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग को सब ब्रीफ करते हैं, सारा होता है, आपसे बेहतर कोई जानता नहीं। और राजेश सर हैं, सुनील सर हैं, राकेश सर हैं, सभी लोग जानते हैं क्या कुछ। राकेश सर कंटिन्यू करिएगा, बिजली ने बाधा पहुंचाई थी। हाँ जी प्लीज आप नहीं कोई बात। मैं शीतल जी निवेदन ये करना चाह रहा हूं कि ये बात संगठित तौर पर हो रही है, ये इंस्टीट्यूशनल है। ये यूं ही नहीं हो रही कि नरेंद्र मोदी ने आज ऐसा कह दिया है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कहीं बहुत भीतर तक बैठे हुए उस अपराध बोध की अभिव्यक्ति है, जो उन्हें हर मौके पर, हर मोड़ पर, दुनिया के हर कोने में ये जाते हुए याद दिलाता है कि देश की आजादी की लड़ाई में आप कहीं नहीं थे। सबसे बड़ी उनकी पीड़ा यह है कि उन्हें बार बार ये एहसास होता है कि उनके पास अपना कोई महानायक नहीं है। किसका नाम लें? दुनिया में कहीं नरेंद्र मोदी जाते हैं तो गांधी जी खड़े मिलते हैं उनको, चौराहे से लेकर हवाई अड्डे तक। हिरोशिमा जाएंगे तो आपको गांधी जी की मूर्ति का अनावरण करना है। ये जो अपराध बोध है, इसे खत्म करने के लिए वे गांधी के कद को छोटा करना चाहते हैं। वरना एक IITN जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जैसा व्यक्ति यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में ये बिना सोचे समझे नहीं कह सकता कि गांधी जी पढ़े लिखे नहीं थे, जिस पर मैंने केस किया हुआ है। यद्यपि अदालत ने उसे खारिज कर दिया ये कहकर कि मैं डॉक्टर राकेश पाठक मोहनदास करमचंद गांधी के रिश्तेदार नहीं है, मैं उनका सगा संबंधी नहीं हूं, उत्तराधिकारी नहीं हूं, इसलिए गांधी के सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ सकता। अब उसकी अपील करूंगा चुनाव के बाद में। कितनी ऐसी चीजें हैं। मैं सिर्फ तुलनात्मक बात करना चाहता हूं। देखिए, वे डेट की बात कर रहे हैं, तारीख की बात कर रहे हैं, सन की बात कर रहे हैं, एक तरह से कि 1982 से पहले गांधी को दुनिया नहीं जानती थी। 2-3 छोटे उदाहरण मैंने दिए। रिचर्ड एटनबरो जब शायद फिल्म बनाने की पढ़ाई कर रहे होंगे, तब गांधी के जन्म शताब्दी वर्ष में 1969 में दुनिया के 40 देशों ने डाक टिकट जारी किए थे। और सबसे दिलचस्प यह है कि इंग्लैंड ने गांधी जी पर डाक टिकट जारी किया है, वो ग्रेट ब्रिटेन जहां परंपरा ही नहीं है कि राज परिवार के अतिरिक्त या वहां के स्थानीय विरासतों के अतिरिक्त किसी विदेशी नागरिक पर डाक टिकट जारी किया जाए। महात्मा गांधी दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनके ऊपर इंग्लैंड ने डाक टिकट जारी किया। बाकी कितने देशों ने किया उसकी तो गिनती ही नहीं है। कितने देश हैं इस धरती पर जहां गांधी जी की मूर्तियां लगी हुई हैं। गांधी जी अपने जीवन काल में अमेरिका नहीं गए कभी, पर अमेरिका में गांधी जी की आधा दर्जन मूर्तियां लगी हैं। दुनिया का शायद ही कोई विश्वविद्यालय हो जहां गांधीवाद, गांधी की विचारधारा, भारत का स्वतंत्रता संग्राम गांधी के संदर्भ में न पढ़ाया जाता हो। और ये सारी चीजें 1982 के दशकों पहले हो चुकी थी। गांधी जी की जब हत्या हुई थी, उनका जब बलिदान हुआ था, तब संयुक्त राष्ट्र संघ ने आधा झंडा झुका दिया था। ये तब की बात है जब रिचर्ड एटनबरो का कहीं अता पता नहीं था। हो सकता है एक शताब्दी बाद इस देश में लोग ये माने कि कंगना रनौत की लक्ष्मी जो फिल्म आई थी मणिकर्णिका, अगर वो फिल्म नहीं आती तो महारानी लक्ष्मीबाई को शायद दुनिया नहीं जान पाती। बहुत सही है। कल को सर ये भी कहा जा सकता है, हम और आप तो कह ही सकते हैं कि विवेक ओबराय की अगर वो फिल्म नहीं आई होती तो हम लोग नरेंद्र दामोदर दास मोदी को नहीं जान पाते, पंकज त्रिपाठी की फिल्म अटल नहीं आई होती तो हम और आप अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं जान पाते। और एक थोड़ी सी वैसी बात कह रहा हूं, एक फिल्म आई थी कामसूत्र, अगर वो फिल्म नहीं आई होती तो ये दुनिया डैश 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 को नहीं जान पाती। तो नरेंद्र मोदी जी और उनका पूरा विचार परिवार जानबूझकर सोची समझी योजना के अंतर्गत गांधी जी की स्मृतियों को मिटाना चाहता है। उनकी विरासत को मिटाने के वैसे प्रयास हो रहे हैं जो साबरमती आश्रम का पूरा रंग रूप, उसका स्वरूप बदलने की कोशिशें चल रही हैं। अब तो कोशिशें परवान ही चढ़ रही हैं, वहां तो काम चालू हो गया। 11-12 हजार करोड़ की परियोजना है साबरमती आश्रम का मूल स्वरूप बदलने की, जिसके लिए मैंने हवाला काटी है गुजरात पुलिस की। तो वे गांधी से संबंधित सारी चीजों को मिटा देना चाहते हैं, क्योंकि
उनके पास अपना कोई नहीं है महानायक, उन्हें सावरकर को स्थापित करना है, जबकि सावरकर गांधी के पासंग भी नहीं है। बिल्कुल। इसलिए मैंने आदरणीय राजेश बादल जी से निवेदन किया था असहमत होते हुए कि हे परमपिता, इन्हें क्षमा मत करना, ये जानते हैं ये क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जी संजय भाई। बहुत बहुत सही है आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कहा कि इन्हें क्षमा नहीं करना। हम हमें अमूमन यही कहते हैं, इन्हें क्षमा कर देना, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और आपने जो रिचर्ड अटनबरो वाली बात की, उन्होंने वो जो 1950 की एक पुस्तक थी गांधी के ऊपर लिखी हुई, वो एक विदेशी जो ऑथर थे, उन्होंने पूरा का पूरा उनको उतारा था, तो उससे प्रेरित थे। और 1962 में, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, आप सब तो भिज्ञ हैं, आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं, और इसलिए कि ये जिक्र है तो हमने उसको और टटोला खोला तो पता चला 1962 में उन्होंने इरादा कर लिया था ये फिल्म बनाना है। वो नेहरू जी से मिले थे और नेहरू जी ने उनसे कहा था कि नहीं, इनके केवल इन पक्षों को नहीं, आप तमाम पक्षों को लीजिए, सब कुछ लीजिए, तब गांधी को दुनिया जान पाएगी ठीक ढंग से। जो जो नई पौध है, नए लोग हैं जो पढ़ते हैं, उनको और अच्छे से मालूम होगा। बहरहाल मैं जाऊंगा, सुनील सर आपको बहुत इंतजार करना पड़ा। गांधी जी पर संजय भाई, गांधी जी पर इतनी सारी किताबें और बहुत सारी गिर गई मेरे हाथ से, इतनी तो उनकी जीवनियां हैं जिनको दुनिया भर के लोगों ने लिखा है। विंसेंट सीन, कितने लोगों ने गांधी जी के ऊपर उन गांधी जी की जीवनी लिखी है, बाकी किताबें तो छोड़ दीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, सत्य के प्रयोग तो उनके द्वारा लिखी गई, इससे बेहतर अपने बारे में कौन लिख सकता है। जो अभी कहीं कह रहे थे शीतल सर की क्या कुछ कहा जा सकता है, वो तो खुद लिख चुके हैं अपने बारे में कि मैंने चोरी भी की और मैं कभी एक बार में वो उस जो क्या नगर वधुएं होती थी वहां भी गया, सब कुछ लिखा, हमने पढ़ा है, सब कुछ लिखा है। हमको गांधी जैसी आत्मकथा तो कोई दुनिया में लिख ही नहीं सकता, गांधी जैसी आत्मकथा नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता। मैं सुनील सर आपके पास आऊंगा। जो भी राकेश जी ने एक बड़ी बात कही, हम बार बार ये भी करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही हैं जिन पर हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि सोची समझी एक रणनीति, एक विचार कहते हैं कि कहीं हमें अपनी लाइन बढ़ाना, और मोदी जी या जो बाकी है उनका पूरा का पूरा कुनबा वो बढ़ाने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो आपने सभी को सुना, अब आपके विचार सुनील सर। धन्यवाद संजीव जी। गांधी को संघ के लोगों ने कब स्वीकार किया? अगर गांधी को संघ के लोगों ने स्वीकार कर लिया होता तो गांधी की हत्या तो होती नहीं। गांधी की हत्या किसी सिलसिले ने की नहीं, योजनाबद्ध तरीके से की गई। और अगर मैं एक बार के लिए मान भी लेता हूं कि गांधी के प्रचार प्रसार के लिए या लोगों तक पहुंचाने के लिए इस देश की सरकारों ने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, इस आरोप को स्वीकार कीजिए आप। फिर आप ये बता दीजिए कि पिछले 10 सालों में आपने क्या किया। अब हम जवाहरलाल नेहरू को नहीं जानते, हमने देखा भी नहीं है जी। हम लाल बहादुर शास्त्री को नहीं जानते, हमने देखा भी नहीं है सर। लेकिन पिछले 10 सालों से आपकी सरकार को हम देख रहे हैं। यह सरकार बता दे कि महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जन जन तक पहुंचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए। गुजरात की सरकार ये बता दे कि 3 टर्म के मुख्यमंत्री सम्मानित नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नायकत्व में जो सरकार चली थी, उसने जन जन तक पहुंचाने के लिए गांधी को क्या किया। हम मान जाएंगे, हमें कोई दिक्कत थोड़े, हम इस देश के नागरिक हैं और सरकार अगर कोई बात कहती है तो हमें स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि गांधी को लोगों तक पहुंचाने के लिए पूर्ववर्ती सरकारों ने कुछ नहीं किया, तो आप बता दीजिए कि आपने क्या किया। गांधी की हत्या 1948 में हो जाती है और जिस किताब पर एटनबरो को गांधी फिल्म बनाने की प्रेरणा मिली, लुईस फिशर की वो किताब, ये वही वाली किताब। जी 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 हाँ, मैं इसी और इसका पहला एडिशन 1991 में छप चुका था। 1951 में इसकी पहला एडिशन छप चुका था। और वाकई इस किताब को जो पढ़ेगा वो वाकई जानेगा कि गांधी ने क्या कहा, गांधी थे क्या, गांधी ने किस तरह से लोगों को प्रेरणा दी, न केवल हिंदुस्तान में, दक्षिण अफ्रीका के लोगों को किस तरह से उन्होंने संगठित किया और किस तरह से अपने लोगों का विरोध लेकर के अपने मूल्यों और सिद्धांतों के आधार पर आंदोलनों को चलाया। मार्टिन लूथर किंग आज थोड़े हमारे आपके सामने थोड़े पैदा हुए और जिन्होंने कहा कि वो गांधी से प्रेरित हुए। नेल्सन मंडेला हमारे आपके सामने थोड़े पैदा हुए, उन्होंने इतने बड़े आंदोलन को चलाया और उन्होंने कहा कि हम गांधी से प्रेरित हुए। अब आइंस्टीन ने क्या कहा उनके बारे में कि आने वाली नस्लों को यह विश्वास नहीं होगा कि हाड़ मांस का एक पुतला इस रूप में भी इस दुनिया में था जी।
तो क्या बिना जाने लोगों ने कह दिया? फिल्मों से आप किसी को नहीं जानते हैं। अगर फिल्मों से ही लोगों को जानना होगा तो किसके बारे में फिल्म नहीं है? क्या वीर सावरकर जी के बारे में फिल्म नहीं है? किसके बारे में फिल्में नहीं? सबने अलग अलग तरीके से फिल्में बनाई। उनको देखने वाले कितने लोग आए? गांधी को अगर एटनबरो की फिल्म को देखने के लिए आए तो गांधी को देखा ना, बोलेंगे नहीं देखा। अन्य नायक, अन्य लोगों के बारे में जिसको आप लोगों के बीच में स्थापित करने की आपने कोशिश की, उनको कितने लोग देखने के लिए? सवाल है कि फिल्मों से आप किसी को स्थापित नहीं कर सकते, फिल्मों से आप किसी को प्रचारित नहीं कर सकते, और आप फिल्मों के माध्यम से किसी की हत्या भी नहीं कर सकते, किसी विचारधारा की हत्या नहीं कर सकते, उसके खिलाफ आप कुछ भी कर लें। लेकिन ये जरूर है कि ये बड़ा अफसोसजनक है कि किसी देश का निर्वाचित प्रधानमंत्री अपने राष्ट्रपिता के बारे में ये कहते हो कि उनके प्रचार प्रसार के लिए कुछ नहीं किया गया। दुनिया, ये सामान्य सी बात नहीं है। जब गांधी की मृत्यु होती है तो शायद दुनिया का कोई देश हो, मुझे संख्या नहीं याद है, अभी राजेश जी एक संख्या बता रहे थे, शायद दुनिया का कोई ऐसा देश हो जहां शोक न मनाया गया। लुईस फिशर अपनी किताब में लिखते हैं कि शायद दुनिया का कोई ऐसा देश हो जहां पे वहां का झंडा न झुकाया गया हो और शोक न मनाया गया। ये सामान्य बात थी कि कोई एक व्यक्ति क्या पूरी दुनिया को, इस देश के सभी महाद्वीपों, दुनिया के सभी महाद्वीपों को प्रभावित कर सकता है और बिना जाने कर सकता है? ऐसे व्यक्ति के बारे में। और आप, इस सरकार ने क्या किया? साबरमती आश्रम को पूरी तरह उसके गांधीवादी छाया से मुक्त करने के लिए क्या क्या नहीं साजिशें की गई। अभी वाराणसी में जो एक संगठन गांधी जी ने स्थापित किया था, उसको किस तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। गांधी के स्मारकों को संरक्षित रखने के लिए इस सरकार ने क्या किया? गांधी के बारे में इस पार्टी के सांसद ने, भोपाल के सांसद ने जो कहा, उस सांसद के बारे में आपने कौन सी कार्रवाई की? गांधी को लेकर के गोडसे को गौरवान्वित करने वाले लोगों ने के द्वारा जो हर साल जगह जगह पे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उनको रोकने के लिए, उनमें शामिल होने वाले लोगों को दंडित करने के लिए इस सरकार ने या इस दल ने कौन से प्रयास किए? गांधीवाद को, गांधी की चिंतन को, गांधी की शैली को, गांधी की सोच को नष्ट करने के लिए आपने प्रयास किया है। आपकी ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि गांधी को प्रचारित करने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया गया। आपको ये लग रहा है कि उनके, आपकी संस्थाओं ने गांधीवाद को नष्ट करने के जो प्रयास किए थे वो सफल नहीं हो पाए। चिंता इस बात की है। और ये जरूर है कि आप किसी के कहने मात्र से, ठीक है, प्रधानमंत्री का कहना किसी का कहना नहीं है। प्रधानमंत्री कहना मतलब प्रधानमंत्री कहना। प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, उस पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, तो सामान्य बात नहीं हो सकती। लेकिन आप अपने आप को इतना हल्का कर लेंगे खुद से, ये तो सोच के परे है। और ये सही है कि भले आप गांधी की सोच के खिलाफ खड़े हो, लेकिन गांधी के खिलाफ खड़े होने की ताकत आज भी इन लोगों के पास नहीं है। ये कहने का साहस इनके पास नहीं है कि हम गांधी के खिलाफ हैं या गांधी की सोच के खिलाफ हैं। यह मन मार करके, मन दबा करके गांधी को स्वीकार करता है, क्योंकि गांधी एक ऐसे इतना महान व्यक्तित्व सामने है कि सब उनके सामने बौने हैं, उनके सोच के, उनकी कार्यशैली के, उनके चिंतन के, किसी भी मामले में। और आपने कहा कि सरकार ने कुछ नहीं किया। रिचर्ड एटनबरो ने अपनी फिल्म को जिन लोगों को समर्पित किया है उसमें जवाहरलाल नेहरू भी हैं। बिल्कुल। जब फिल्म शुरू होती है उसमें डेडिकेटेड टू जो नाम आते हैं उसमें जवाहरलाल नेहरू का नाम है। जी, उनसे और जवाहरलाल नेहरू ने रिचर्ड एटनबरो को क्या कहा थे भी वो बताते हैं कि जब वो पहली बार फिल्म बनाने के बारे में हिंदुस्तान आए तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की, और नेहरू ने उनसे क्या कहा था कि गांधी को किसी अवतार पुरुष के रूप में नहीं, एक सामान्य नागरिक के रूप में, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जाना चाहिए। जी जी जी। ऐसे एक सामान्य व्यक्ति जो है इस स्थिति को प्राप्त हुआ। और उसके बाद इसी रिचर्ड एटनबरो ने, किसी और भारत सरकार ने नहीं कहा, इसी रिचर्ड एटनबरो ने अपनी फिल्म में कहा है कि जो फिल्म निर्माण की भारत की सरकार की संस्था है उससे उस फिल्म निर्माण में उन्हें मदद मिली है। तो क्या वो यह सरकार के योगदान से इनकार करती है? अगर आप उस फिल्म को ही मानते हैं, वो फिल्म उस दौर की सरकार ने टैक्स फ्री भी की थी सर, 19 टैक्स फ्री की हुई थी, सब कुछ हर तरफ। जी
इस बात को रिचर्ड एटनबरो ने कही है, हम और आप नहीं कह रहे हैं। जी जी जिसने फिल्म को बनाया उसे स्वीकार किया। जी। और आप अगर आप उसके बाद आप आरोप लगाए कि पूर्ववर्ती सरकारों ने गांधी के विस्तार के लिए, गांधी के को फैलाने के लिए, गांधी की स्वीकृति के लिए बहुत प्रयास नहीं किए, चलिए मान लिया जाता है। यह सरकार अपना विवरण दे दे कि पिछले 10 सालों में गांधीवाद को, गांधी के व्यक्तित्व को, गांधी को जन जन तक पहुंचाने के लिए कितने काम किए। जी जी। 2 अक्टूबर पे होने वाले जलसे कितने भव्य हुए हैं, इसी की जानकारी दे दी जाए। जी जी जी। आप न तो आप नेहरू को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, न आप गांधी को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ वही प्रायश्चित यही है कि आपका कोई नायक नहीं। जी जी। मैं और आप जो इस देश के स्वीकृत नायक हैं, जन जन में बसे हुए नायक हैं, उसको खंडित करने का प्रयास करते हैं। जी जी जी। मैं दोबारा भी आपके साथ लड़ूंगा, आप जब कंप्लीट कीजिएगा मैं दोबारा भी लड़ूंगा आपको, तो मैं जी जी प्लीज। जी जी जी। नहीं, आप बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सुनील सर कि भले ही ये ना स्वीकार करते हो, लेकिन देश ने तो स्वीकारा, दुनिया ने स्वीकारा। मैं मतलब थोड़ा सा अलग सा उदाहरण है, परिवार का ही है, मैं तो उसको जिया हूं, मैं इसलिए थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि मेरे ताऊजी का जो विवाह था वो 30 जनवरी 1948 को हुआ था, और उस दिन उनकी बारात जानी थी। गाडरवारा का, ये नरसिंहपुर गाडरवारा का बड़े मशहूर वकील थे, उनके पूरा का पूरा जो परिवार है हमारा वहां का माना हुआ परिवारों में शामिल था। तो जब विवाह हो रहा था और जब हत्या की सूचना, सर हत्या की सूचना क्या, वो बारात नहीं निकली, बारात निकलना अलग बात है। उन्होंने करीब 6 दशक तक कभी अपनी शादी की सालगिरह नहीं मनाई। तो ऐसा भी प्रभाव, ऐसा भी असर लोगों पे था। बहुत कहा जाता था कि कितना गहरा, सो बहुत लंबी फहरिस्त है, एक अलग सा उदाहरण था। इसलिए मयूर भाई कुछ आप अगर बोले तो मुझे कृपा होगी। आप, मैं फिर राजेश भाई के पास भी जाऊंगा, क्योंकि गुजरात से जुड़ा मामला है। मैंने जो शुरुआत में आपसे पूछा था कि क्या वहां प्रतिक्रियाएं किस तरीके की हैं, शायद कहीं ना कहीं जो, चूंकि प्रधानमंत्री वहां से हैं तो कहीं जो वहां के लोग हैं उनमें थोड़ी हिच भी होगी, लेकिन फिर भी क्या कुछ निकल कर आता है। थोड़ी सी टिप्पणी भी राजेश सर के पास, और बाकी राकेश जी, और पुनः एक बार मैं पहुंचूंगा प्लीज। आप मुझसे कह रहे हैं? जी आप ही से मैंने। जी जी। आपको क्या उम्मीद लगती है, वर्तमान जो प्रवर्तमान गुजरात है वहां से आपको उम्मीद है कोई कि कोई इस टिप्पणी को लेकर भी? कोई नहीं है कहीं से? नहीं, अभी नहीं है कोई नहीं। अभी वो जो वेटरन गांधीयन थे वो तो रहे नहीं, ऑलमोस्ट सब चले गए। और मुझे ये कहने में दुख होता है, मैं बड़ी विनम्रता के साथ, बहुत संभाल के, किसी का अपमान न करते हुए ये कहना चाहता हूं कि अभी इस वक्त जो ज्यादातर लोग गांधीयन होने का चोला पहन के चल रहे हैं, ओढ़ के चल रहे हैं, वो ज्यादातर जो है उस गांधीयन प्रवृत्ति को लेकर मोदी साहब के मन में, जो अभी आप लोगों ने बहुत बहुत खुल के बातें कही है, तो वो जो मॉडल है, जैसे अभी गांधी आश्रम का पूरा एक रीमॉडलिंग हो रहा है, वो हर चीज को भव्य और उसके मूल स्वरूप से उखाड़ कर कुछ और बना देना, वो जो नरेंद्र भाई की फितरत है, उस प्रोजेक्ट में जो जो लाभ मिल सकते हैं वो तथाकथित गांधीयन सब उसमें जुटे हुए हैं, जो कि बड़े बौने लोग हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं अपमान नहीं करना चाहता, और मेरा कोई अधिकार भी नहीं है कि मैं इनके बारे में करूं। उन सब की अपनी अपनी चॉइस है, वो करते रहे। पर गांधीयन मेरे हिसाब से अब हमारे गुजरात में कोई अगर बचे हों, ऐसा मुझे नहीं लगता। मेरी जानकारी गलत भी हो सकती है, लेकिन मैं क्योंकि गांधी विचार को समझने की कोशिश, मेरे नाना और मेरे जो दादा थे, वो मुझे बड़ा एक सद्भाग्य मिला कि वो दोनों से मुझे समृद्ध एक कहते हैं ना कि वो मिला है खजाना, वो पुस्तकों का है, मेरे नाना की ओर से भी और मेरे दादा की ओर से भी। तो पढ़ाई लिखाई, मैं वैसे तो मैंने सिर्फ ये कहता था कि ग्रेजुएशन विद गुजराती लिटरेचर किया है, लेकिन जिसे कहते हैं कि जो जिससे आपकी सोच खुल जाए, ऐसी पढ़ाई करने का सौभाग्य मुझे मिला है। तो पुस्तकें बहुत बचपन से पढ़ रहा हूँ। तो गांधी विचार से मैं कुछ 6-7 साल की उम्र से जो है मैं परिचित हुआ हूँ। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं गांधीयन हूँ, ये भी नहीं दावा करूंगा, लेकिन ये भी नहीं कहूंगा कि मैं गांधी के खिलाफ हूँ। मैं ये मानता हूं कि उस परिप्रेक्ष्य में अगर जाके देखा जाए तो गांधी जी ने जो कुछ किया था वो क्या हो पाता, वो भी एक बड़ा मुश्किल सवाल है। पर मुझे ये बड़ा अचरज होता है गुजरात में आज की तारीख में, जब आपने गुजरात संबंधित सवाल पूछा है, तो एक खुलापन भी होना चाहिए किसी सोच को लेकर। इतना बड़ा व्यक्तित्व हो चुका है, और जिसे सभी ने कहा, राजेश जी ने कहा, राकेश जी ने कहा, दुनिया भर में पता नहीं कितनी किताबें उन पर लिखी गई हैं, कितने उनके आत्मचरित्र लिखे गए हैं,
मैंने बहुत सारा कुछ पढ़ा भी है, बहुत कुछ नहीं भी पढ़ पाया हूँ। जितना पढ़ा हूँ तो उसमें मुझे कहीं ना कहीं कुछ नया जानने को मिला है। उतनी उस बारे में खुली सोच रखने वाले और जानकारी पाने की इच्छा रखने वाले लोग मेरी नजर में गायब होते जा रहे हैं गुजरात से। तो नरेंद्र भाई, अभी सिविल सोसाइटी भी अच्छी खासी हमारे यहाँ हुआ करती थी, ऐसा नहीं था कि नहीं थी, गांधीयंस भी थे और न्यूट्रल लोग भी थे जो बिल्कुल किसी भक्तिभाव के बगैर उस चीज को जो है समझने की, उस व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करते थे। मुझे उसका बहुत बुरी तरह से अकाल जो है वो समझ में आ रहा है। मैं पिछले 6-7 दिनों से अखबार भी पढ़ रहा हूँ, कहीं कोई अगर संपादकीय में कुछ आ जाए या जो वो एडिटोरियल पेज होता है उसमें जो बहुत सारे विद्वान लोग लिखते हैं वहां भी कुछ पढ़ने को मिल जाए, और मुझे निराशा हुई कि मुझे कोई ओपिनियन ना तो देखने को मिला, ना पढ़ने को मिला, ना सुनने को मिला। और ये उम्मीद मैं अभी रखता भी नहीं, इसलिए क्योंकि हमारा जो वैचारिक स्तर है ना, बड़ी आपने राजेश जी ने, राकेश जी ने, सभी ने बड़ी अच्छी बात कही गुजरात को लेकर, और जो गौरवशाली इतिहास है, जो व्यक्तित्व हमने दिए हैं, बात बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि वहां मीडियोक्रेसी जो है वो पूरी तरह से छा गई है हमारे। हम लोग बहुत ही मीडियोकर हो चुके हैं अभी, और इसीलिए शायद वो वैचारिक जिसे कहते हैं ना कि ताकत होनी चाहिए, एक सोच को लेकर जो है आप, और रीढ़ की हड्डी शब्द का इस्तेमाल किया गया, ये सब चीजें मुझे आप बताइए ना, हमारे लोग क्या कर रहे हैं अभी? हमारे लोग जो ये राजकोट में जो अग्निकांड के जरिए जो हत्याकांड हुआ, अभी इसमें अभी ये हो रहा है कि एक सांसद कह रहा है कि भाई एनओसी लेनी हो तो रिश्वत तो सभी को देनी पड़ती है, मैंने भी दी है। ये भारतीय जनता पार्टी का सांसद बोल रहा है साहब, राम मोखरिया बोल रहा है। अब इनसे आप गांधी विचार पर क्या कोई उम्मीद बिल्कुल नहीं। और पूछने के लिए जाता है, जैसे राजेश जी ने कहा, मुझे वो जो है ना, ये उनका गांधी जी का वो जो रूप है पत्रकार वाला, वो मुझे बड़ा पसंद है। गांधी एज ए जर्नलिस्ट में बड़ा लाइक करता हूं उनको, पर वो किससे बात करें, कौन बताएगा? वो बड़े बड़े जो अच्छे से लोग थे हमारे, इंदु कुमार याग्निक हो या वो सब बहुत सारे नाम थे, अब वो है नहीं, और जो है वो बड़े बौने हैं, जो अपने आप को थोड़ा बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, पर उनको उसी चीज से मतलब है कि इस प्रोजेक्ट में हमको क्या लाभ मिल जाए, या हम ब्रांडेड एज ए बीजेपी गांधीयन हमको क्या पैसा मिल जाए, उसी में वो लगे रहते हैं। तो अब वो हर एक की अपनी अपनी मर्जी, वो ठीक है। तो गुजरात का ये हाल है कि सन्नाटा छाया हुआ है इस टिप्पणी को लेकर, या तो गांधी विचार को लेकर, या कुछ होता नहीं। बिल्कुल मयूर भाई, ठीक है, सन्नाटा भले ही छाया हो, हम उम्मीद तो छोड़ नहीं सकते। हमारा राकेश पाठक जैसे लोग हैं और ऐसे बहुत सारे बहुतेरे लोग हैं जो उस विचार को कभी मरने नहीं देंगे, चाहे कितना ही कुछ भी हो जाए। मैं भी ऐसा मानता हूं कि विचार कभी मर नहीं सकता। वो आंदोलन जब बात होती है तो वो पुस्तकें, और ये देखिए ऐसे अवसर शायद हमें तो देखिए गांधी विचार तो ये है कि संजीव भाई, गांधी विचार कभी मर नहीं सकता। उसके नहीं, ये अगर कुचक्र है, यदि आपको आप जैसे इतिहास को बदल रहे हो, आप पन्ने पलट बदलते चले जा रहे हो, वो नहीं, उस विचार को आप पसंद करें या न करें, ये आप पर हो सकता है, लेकिन वो विचार जो है वो ऐसा मजबूत विचार है, ऐसा अमर विचार है कि वो मर नहीं सकता। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि हम कुछ भी कर लें, लेकिन वो एक आता रहेगा। और ये जब ऐसा करते हैं, नेहरू को सबसे ज्यादा पढ़ा गया, गांधी को। राय सर, मैं आपके पास पुनः लौटूंगा, आप और भी जो कहना चाहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज वहां वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंच गए, ध्यान केंद्रित करने, ध्यान लगाने के लिए। उनका ध्यान शुरू हो जाएगा, जो देश की निगाह लगी है। एक लाइन बता दो, फिर मैं बोलूंगा। ये भी देखिए, ये सब चीजें जो है ना, कुल मिला के वो पुराना तरीका पैद रहा है, ध्यान भटकाने की बात है। इवेंट है सर, इवेंट है, तो उस इवेंट में तो मैं इसी के साथ सवाल भी ये छोड़ूंगा कि ये सवाल करूंगा सभी से, ये कह देते हैं कि वो जो सिख धर्म के जो 5 वो थे बड़े, उनमें उनके एक चाचा थे। बताइए अब आप इसको कैसे सीरियस ले सकते हैं? वो तो खैर उनकी सानी नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल। तो आत्मावलोकन की बात हम करेंगे, वो हम उम्मीद तो नहीं करते, लेकिन फिर भी एक प्रश्न तो छोड़ ही सकते हैं। और साथ साथ राजेश सर, आप और कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहें तो प्लीज, आप दोनों चीजें। मैं सभी से यही सवाल मेरा होगा कि वो उनको ये ध्यान की जरूरत है, आत्मावलोकन की जरूरत है? उम्मीद होती नहीं है। आपसे शुरू करता हूँ राजेश सर। देखिए, मेरे लिए ये अटपटा है संजीव, कि जैसे अभी राकेश भाई ने याद दिलाया कि हाँ 2 साल पहले भी कहा था, लेकिन 2 साल पहले
ये जो लोकसभा का जो चुनाव है ये थोड़ा दूर था, जी लेकिन अब जब 7वें चरण का चुनाव सिर पर है और तब हर चरण में कोई ना कोई एक ऐसा शगुफा वो छोड़ रहे हैं, लेकिन 7वें चरण तक आते आते तो उन्होंने गांधी को ही नकार दिया। वो गांधी जो एक हम सब की चर्चाओं में अब तक ये साबित हो गया है कि गांधी एक व्यक्ति नहीं था, एक विचार था, और विचार कभी मरा नहीं करता। सर और माफ कीजिए, दूसरी बात यह है कि जो देश अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं रखता और कृतज्ञता दिखाता है, उस देश का जो स्थान है वो भी इतिहास कहाँ छोड़ता है। बहुत सारे देशों का आप अतीत पढ़ लीजिए और वहां उस देश के अतीत को जानिए तो पता लग जाता है कि उनके ऐसे पूर्वजों को भूलने का जो पाप उन्होंने किया उसका उनको नुकसान किस तरह से उठाना पड़ा। गांधी इस देश से कभी नहीं जा सकता। टाइमिंग का सवाल है। चुनाव नरेंद्र दास मोदी जी ने जो समय चुना है वो ऐसा गलत चुना है कि जो भी इस समय को जो ऐसा कुछ काल चल रहा है कि वो जो भी बोलते हैं वो उनके खिलाफ जा रहा है। मैं यहाँ वोटों की सियासत की बात नहीं करता, लेकिन मैं कुल मिलाकर के उनके अपने व्यक्तित्व की बात करता हूं कि वो उनकी नजरों में निशाना कोई और होता है, लेकिन वो अगर ऐसा बोलते कि भाई राहुल गांधी या अखिलेश यादव मुजरा कर रहे हैं, तो बोलना तो वो शायद चाहते रहे होंगे प्रियंका और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के लिए, लेकिन वो महिलाएं हैं। तो ऐसा जो कुछ कालखंड से उनके जबान से ऐसा निकल रहा है जो एक अजीब सी भारत में एक मैं क्या शब्द दूं उसको कहूं, मतलब एक वितृष्णा पैदा कर रहा है उनके प्रति कि आप मुजरे की बात करते हैं और इस जबान में बात करते हैं कि अगर मैंने किसी को गलत फायदा पहुंचाया हो तो मुझे फांसी चढ़ा दीजिए। अगर नोटबंदी से किसी का मतलब वो हो तो आप मुझे 50 दिन बाद मुझे बताइएगा, 50 दिन बाद मैं आपके सामने फिर रहूंगा, जो आपको करना हो तो कर डालिए। अरे भारत का जो संविधान है वो गलत फायदा पहुंचाने पर तो क्या हत्या के बाद भी फांसी नहीं चढ़ाता। तो अब ऐसी जो चीजें जो हैं ये बड़ा मुझे लगता है कि अब मंच पर लगातार बोलने और मजमा जमाने की जो आदत है उनकी अब वो आदत उनके ऊपर इतनी हावी हो चुकी है कि वो क्या बोल रहे हैं उनके विचार और जबान यानी दिमाग और जबान का रिश्ता टूटता सा जा रहा है। और अब ये देश बहुत ऐसा नहीं है, 2024 का मतदाता बहुत समझदार है भाई, और 2024 का मतदाता ये जानता है कि आप क्या बोल रहे हैं। हो सकता है हम में से कुछ लोग हों जो गांधी से वैचारिक तौर पे असहमत हो सकता है। यही तो गांधी ने हमको ये लोकतंत्र दिलवाया है, यही तो हमारा लोकतंत्र है। क्या हम उनसे असहमत हो सकते हैं? जिस संविधान की शपथ लेकर के और जिस संविधान के प्रावधानों के तहत वो प्रधानमंत्री बने हैं, उस संविधान का मूल आधार क्या है? गांधी दर्शन। आप संविधान पढ़ लीजिए, संविधान की सारी उसकी जो है पीठिका पढ़ लीजिए, आप उसके सारे पन्ने पन्ने पर गांधी की आत्मा उस संविधान पे बसती है जिसका ये शपथ लेते हैं और जिस आधार पर ये प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। तो जिस ऐसे शख्स को अगर ये नकारने की कोशिश करते हैं तब तो फिर उनका भगवान ही मालिक है। राकेश भाई ने बिल्कुल मुझे दुरुस्त कराया है कि हे ईश्वर, मैंने जो कहा है इन्हें बिल्कुल माफ कर। लेकिन भाई अब चक्कर ये है कि गांधी का जो राम है वो सबको माफ करता है। गांधी के राम की जो कल्पना है वो सबका कुशल मंगल, सबकी भलाई, सबका कल्याण चाहने वाले की भी की कल्पना है वो। तो हमारा ईश्वर तो वो है। तो वो तो गांधी अगर होते आज तो भी वो यही कहते कि नरेंद्र दास मोदी का भगवान भला करे, इससे ज्यादा वो बोल नहीं सकते थे। ये हमारे दिल की बात जरूर है कि हाँ बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए, ये हमारे पूर्वजों को कैसे बोल सकते हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। चलिए वक्त की कमी है तो, लेकिन अब छोटी छोटी टिप्पणी चाहिए। राकेश सर आपके पास आऊंगा, सुनील सर, और अंतिम टिप्पणी हमारे मयूर भाई चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो मैं कह रहा था कि वो जो अब उसके लिए पहुंचे हुए हैं कि ध्यान, तो ध्यान की जगह आत्मावलोकन। वैसे उम्मीद हुई आपका जवाब आना चाहिए कि वो क्या आत्मावलोकन करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने कहा सवाल तो छोड़ ही सकते हैं। राकेश सर आपकी टिप्पणी।
देखिए, ईश्वर करे वे आत्मावलोकन करें। गांधी जी भी अपनी गलतियों के लिए आत्मावलोकन करते थे। गांधी निंदा, आलोचना, समीक्षा, समालोचना से परे नहीं है। मयूर जानी साहब करना चाहें, सुनील शुक्ला जी, बादल जी, आप, हम सब किसी भी बात के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसी बातें जिनका कोई आधार नहीं है, अतार्किक है, उन्हें स्वीकार करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। मैं नहीं जानता कि वे जिस विवेकानंद की शरण में पहुंचे हैं, उस विवेकानंद को भी वे कितना जानते होंगे। कुल मिलाकर अभी इस चरण में, 7वें चरण में, उन्होंने जो कुछ कहा है, गनीमत है वो कल मौन रहेंगे, वरना कल एक दिन और बहुत भारी पड़ता। मतदान से एक दिन पहले पता नहीं क्या कह देते। मैं तो मैं पिछले 6-7 दिन से रोज कह रहा था कि अंतिम चरण से पहले वे पता नहीं क्या कर गुजरेंगे, और वे जो कर गुजरे हैं ना, उसे बहुत साधारण मुहावरे में आसमान पर थूकना कहते हैं। और थोड़ी साहित्यिक भाषा में जफर गोरखपुरी का एक शेर है, उसके साथ अपनी बात खत्म करूंगा। कितनी आसानी से मशहूर किया है खुद को, कितनी आसानी से मशहूर किया है खुद को, मैंने अपने से बड़े शख्स को गाली देकर। क्या बात। तो आपने अपने से बहुत बड़े शख्स को गाली दी है, तो आप इस तरह मशहूर हो गए। आपकी कोई हैसियत नहीं उस बहुत बड़े आदमी के सामने। जी, बहुत बहुत बढ़िया। सुनील सर, आपकी टिप्पणी बहुत बढ़िया। सुनील, मैं अनुमति लूंगा। प्लीज प्लीज। जी जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपका, आभार जी। सुनील सर आपसे, और फिर मयूर सर से खत्म करूंगा जी। इस पे क्या आप सोच लीजिए ना कि ये तो केवल इस पे अफसोस व्यक्त किया जा सकता है कि यह राजनीतिक डिस्कोर्स, राजनीतिक विमर्श कहां से कहां पहुंच गया। किसी देश के प्रधानमंत्री से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते, और प्रधानमंत्री के पद पर न भी हो तो आप बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं, इस किसी राजनीतिक दल के भी नेता से उम्मीद नहीं। सुनील सर, इसमें एक लाइन तो होगी, आज दुनिया भी कहीं ना कहीं दुखी होगी। जो गांधी के चाहने वाले, उनको लगा होगी क्या कहना है, उसी देश का आदमी, उसी गुजरात का शख्स, क्या कहेंगे। मैंने आप गांधी को गुजरात तक सीमित मत कीजिए। नहीं, दुनिया है। मैं तो एक जनरल पूरी दुनिया में सिवाय इससे कि जगहसाई होने के अलावा गुजरात का शख्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि वो तो बहुत वही मैंने अगर गुजरात, अगर वही कहेंगे आप वो देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई गुजरात के प्रधानमंत्री नहीं है। लेकिन ये सवाल है ना कि आप ये पूरे देश में इसकी प्रतिक्रिया होगी, और आप इस तरह की बात कैसे कह देते हैं। वही जो बात कही गई ना, जो कि ये मूल विषयों से लोगों का ध्यान हटाने का। अब आप सवाल है कि पिछले 2 दिन से ही चर्चा चल रही है, अन्यथा सरकार की विफलताओं की चर्चा चलती, सरकार की नाकामियों की चर्चा चलती, सरकार के जो दायित्वहीनता थी उसकी चर्चा चलती। तो इस बयान की चर्चा चल रही है कि प्रधानमंत्री ने क्या कह दिया, क्या नहीं कहा। यह केवल वो है, और ये सही है कि यह केवल इस बात का एक तरह से फिर से दोहराना है कि गांधी के बारे में इस पूरे पार्टी का और इससे जुड़े हुए लोगों की धारणा कैसी, वो गांधी को कितना स्वीकार करते हैं, गांधी की तरफ गांधीवाद को जीवित रखने देने के लिए कितनी अनुमति देने के लिए तैयार है, कितना स्पेस देने के लिए तैयार है। जो इस विचारधारा के पोषक लोग हैं, उनके बीच में गांधी का कोई स्थान नहीं। गांधी के लिए, गांधी चिंतन को समाप्त करने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता, गांधी को क्या क्या नहीं कहा जाता, इनके बीच में जो किस तरह की बातें नहीं की जाती, कभी उसका प्रतिवाद नहीं हुआ। अगर सभाओं में किसी ने कोई बात कही है तो कब इन्होंने खंडन किया और ये गांधीवाद के पक्ष में खड़े हुए। लेकिन इस तरह की बात प्रधानमंत्री के मुंह से, आप एक राजनीतिक दल के नेता के रूप में क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, आपके समर्थक, आपके शुभेच्छु, आपके साथ खड़े होने वाले जो भी उसकी प्रतिक्रिया थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, उनसे इस तरह की टिप्पणियों की अपेक्षा नहीं की जाती। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मयूर सर, एक टिप्पणी आप करेंगे। मेरे ख्याल से अभी एक घंटा होने को आ रहा है, पूरा हो रहा है, और मेरे ख्याल से सभी जो हमारे वरिष्ठ थे उन्होंने बहुत पूरी तरह से इस विषय को खोल कर रख दिया है। अब आप चाहें तो कार्यक्रम समाप्त कर सकते हैं यहीं पे। तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जो हम तो इसमें यही कहेंगे, सुनील सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश सर चले गए हमारे इसमें, उनको शायद किसी और डिबेट था। राकेश पाठक साहब, और साथ साथ हमारे साथ जुड़े थे शीतल पी सिंह और हमारे मयूर भाई, हम सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करेंगे।
कि एक शानदार चर्चा, एक बेहतरीन चर्चा जो हमारे दर्शकों तक आपने जो विचार पहुंचाया उसके लिए आभारी हैं आप सबके। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, जिसमें यही साफ निकल कर आता है और कहा भी है, जो वक्ताओं ने साफ कहा कि हे ईश्वर, ये क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ कर देना। और दूसरा विचार ये था कि इन्हें कभी माफ मत करना। खैर, वो तो अपनी जगह है, ये हमारे विचार हैं, बात है, क्योंकि मन दुखी होता है तो कई बातें निकलती हैं, लेकिन ईश्वर तो सब कुछ है, उसके यहाँ तो सारी चीजें देखी और लिखी जाती, यही हम कहते हैं। और अंततः जो आखिरी में यही कहूंगा कि जो गांधी है वो विचार ना कभी मर सकता है, ना कभी वो खत्म हो सकता है, चाहे कुछ भी कीजिए। और आप यदि उन्हें अपने से ऊपर बताने का प्रयास करेंगे या उनको इस तरीके से कहीं लाइन को अपनी बढ़ाने के लिए उस लाइन को मिटाने का प्रयास करेंगे, तो वही है कि आप कहीं ऐसी एक अपराध सा कर रहे हैं जो सूरज को दिया दिखाने जैसा, कि दिया जो है सूरज को दिखाया जा रहा है, वैसा कुछ है। खैर, इस चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा आग्रह कि ये चर्चा आपको कैसी लगी, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए और प्यार बनाए रखिए। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।